हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस की क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए साइंस का ही आपको ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है। आपको साइंस में इन्हीं सारे टॉपिक को पढ़ना है और इन सारे टॉपिक को कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, क्योंकि आप सबको पता है कि आपका सीटेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाते हैं। उसमें आपका पहला टॉपिक था भोजन, सेकेंड टॉपिक था द्रव्य की अवस्थाएं, आपका थर्ड टॉपिक दिया गया दैनिक उपयोगी पदार्थ, सजीव जगत, मानव कार्यकी, सूक्ष्म जीव, गतिमान वस्तुएं व उनके अनुप्रयोग, चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये टॉपिक आप तक पढ़ चुके हैं अभी तक। अगर अभी तक आपने इन सारे टॉपिक की वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके वीडियो को देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो की आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। आज हम आपका जो 9th टॉपिक है प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक कौन कौन सी प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं, आपके एनसीईआरटी में क्या दिखाई गई, एनसीईआरटी में से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या दिए हुए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो आपको पहले पता है जो प्राकृतिक घटनाएं होती क्या हैं। वे घटनाएं जो प्रकृति में स्वतः घटित होती उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक घटनाएं। जैसे क्या होता है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती और कुछ क्या होते हैं, मानवीय आपदाएं होती हैं। मानवीय आपदाएं क्या होती हैं, जो मानव की क्रियाकलाप से आधारित होती है, उनके क्रियाकलाप के दुष्परिणाम से आधारित होती हैं। और कुछ क्या होते हैं जो प्रकृति अपना बैलेंस बनाने के लिए कुछ आपदाएं आती रहती हैं, कुछ घटनाएं होती रहती हैं जो प्रकृति द्वारा स्वतः होती हैं। वे घटनाएं आपकी क्या कहलाती है, प्राकृतिक घटनाएं। तो कह सकते हैं वे घटनाएं जो प्रकृति स्वतः घटित होती हैं प्रकृति में, उन घटनाओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं। अब चलिए आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं के बारे में दिया गया है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन से प्रमुख प्राकृतिक घटनाएं हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं तूफान। तूफान क्या होता है, जैसे अभी आपने कुछ समय पहले फैनी, अम्फान, निसर्ग ये सारे तूफानों के बारे में सुना, अभी आए हुए हैं सारे तूफान। तो होता क्या है तूफान, आपको ये पता होना चाहिए कि तूफान का उद्गम स्थान कहाँ होता है, क्योंकि जो बहुत तीव्र हवाएं चलती हैं और उन तीव्र हवाओं से काफ़ी विनाश होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनका एक उद्गम केंद्र होता है, वहाँ से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, आप तूफान कहते हैं। तो कह रहे पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जहाँ वायुमंडलीय दाब अत्यंत कम हो और तीव्र गति की हवाएं संचरित हो, तो वह स्थान तूफान के उद्गम का केंद्र होता है। पृथ्वी का वह स्थान जहाँ पे क्या हो जाए, उसका वायुमंडलीय दाब जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो वहाँ पे अगर तीव्र गति की जो हवाएं संचरित होंगी तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कम है और हवाएं आपकी संचरित हो रही हैं। आपको पता है पवन का वेग क्या होता है, ये सब मैंने आपको पहले पढ़ाया था। तो वही स्थान क्या हो जाता है, तूफान के उद्गम का केंद्र हो जाता है। अब तूफान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं कि जैसे क्या है कि कह रहा है कि ये तूफान की एक इमेज दिखाई गई कि तूफान से क्या होता है, विशाल जनमानस के जन धन की हानि होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे व्हीकल, बहुत सारे पेड़, कई बार तो पूरा पूरा यातायात बाधित हो जाता है या बहुत सारे कम्युनिकेशन के माध्यम बाधित हो जाते हैं। ये सब किसके द्वारा, तूफान के द्वारा होता है। जैसे अभी आया तो बहुत सारे लोगों को क्या हुआ, पूरे पूरे घर झोपड़ियाँ उजड़ गई थी, पूरे पूरे तूफान में इन सब का प्रभाव हुआ। अब हम चलिए पढ़ते हैं जैसे घातक तूफान आकार में किस में होता है। कई बार पूछ सकते हैं तूफान का आकार कैसा होता है। जो सामान्यतः जो सकरा का एक कीप के आकार का होता है, जैसे आप देखते हैं कीप के आकार का होता है ना, कीप आप सब जानते होंगे जिसका हम प्रयोग करते हैं, बर्थडे की कैप होती है तो भी कोन के शेप में होती है ना, उसी प्रकार से आपका तूफान का रूप जो लेता है एक कीप के आकार का होता है। और इसके सक्रिय सिरे को आप क्या बोलते हो, टॉर्नेडोज या बवंडर कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है। तूफान का जो सक्रिय सिरा होता है इससे आप बोलते हैं क्या, टॉर्नेडोज या बवंडर कहते हैं। और एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मैक्सिको की खाड़ी में बनने वाले तूफान को क्या कहते हैं, हरिकेन्स। वहाँ पे जो मैक्सिको की खाड़ी में बनने वाला तूफान होता है उससे क्या कहते हैं, हरिकेन्स। जैसे आप सबको पता है कि तूफान के अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं ना, जैसे अभी आपने पढ़ा होगा कुछ टाइम पहले न्यूज़ वगैरह में सुना होगा फैनी तूफान आया, तो ये सब तूफानों के नाम भी तो दिए जाते हैं। फैनी आया, निसर्ग तूफान आया, तितली आया, अम्फान तूफान आया, ये सब क्या है, तूफान के नाम है। उसी प्रकार से हरिकेन्स ये भी क्या एक प्रकार के तूफान का नाम था।
अब चलिए हम पढ़ लेते हैं गर्जना। गर्जना क्या होती है, जैसे आप बरसात के टाइम में बारिश होती है तो बादलों में कड़क सुनते हैं ना, बादलों में गरजना, वही आपकी क्या होती है, गर्जना। तो कहते हैं गर्जना होती क्यों है। खैर ऐसे तप्त हवाएं जिनमें पानी की बूंदें ऊपर रहती हो, ऊपर की ओर उड़ जाएं। कह रहे ऐसे तप्त हवाएं जिसमें क्या हो, पानी की बूंदें हों और ऊपर की ओर उड़ जाती, यही बूंदें क्या करती, तप्त हवाओं के साथ ध्वनि की तेज गर्जना करती हैं। और गर्जना के साथ साथ क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, बिजली का चमकना कहते हैं, और भारी वर्षा करते हैं। और यही पूरी प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, बादलों का गरजना कहलाती है। बादलों का तीव्र प्रकाश के साथ गरजना ही क्या होता है, बिजली का चमकना। जैसे आपने देखा होगा कि इस तरह से क्या होता है, कई बार बिजली चमकती है तो क्यों होता है, बिजली क्यों चमकती है, आवेश के संचयन से। आवेश जैसे धनावेश ऋणावेश की ओर जाता है, ये सब जैसे आवेश वाले में आपने पढ़ा होगा कि धनावेश ऋणावेश की ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार जो आवेश के संचयन से क्या होता है, आपका तड़ित का होना। और ये इमेज आपके एनसीईआरटी के बुक में दी गई है। ठीक है, अब चलिए हम अगला पढ़ लेते हैं, भूकंप। इस टॉपिक का इस जो चैप्टर है इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका भूकंप है। अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सामान्यतः भूकंप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि भूकंप का मापन किस में करते हैं, भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे करते हैं, ये सब के बारे में। तो चलिए हम जान लेते हैं इसके बारे में। अत्यंत अल्प समय के लिए पृथ्वी की सतह में कंपन का होना या हिलना। जैसे आप सबने देखा होगा जब भूकंप आता है तो अत्यंत अल्प समय के लिए क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर कंपन होने लगता है या हिलने लगती है, इसी को आप क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि भूकंप में पृथ्वी की सतह हिलने क्यों लगती है। जैसे कि आप सबको पता है कि पृथ्वी में क्या होती है, प्लेटें हैं, वो जब प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं या गति करने लगती हैं, इसी कारण क्या होता है, आपकी पृथ्वी की सतह हिलने लगती है, कंपन करने लगता है। इसी को आप क्या बोलते हो, भूकंप का आना कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा करते हैं, तो रिएक्टर पैमाने के द्वारा करते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि इनको आपको तो हर हाल में याद ही रखना है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर करते हैं और भूकंप का मापन किस में करते हैं, सिस्मोग्राफ द्वारा। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में इमेज दी गई है, जिसे देखिए भूकंप लेके आरेख या उपकरण दिखाया गया, जिसे आप क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। और ये आपके भूकंप का केंद्र बिंदु दिखाया गया है कि ये जैसे आप भूकंप के आने का अधिकेंद्र है, अधिकेंद्र के ऊपर का जो ऐसे छल्ले हो रहा है तो ये क्या, भूकंप का पृथ्वी पृष्ठ, ये फोकस होता है। इस तरह से जो रेस बन रही है ये आपके होती है, इसे भूकंपीय तरंगे कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं कि भूकंप के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखे गए। क्या, भूषण स्पंद पृथ्वी की सतह पर जो तरंगे उत्पन्न करता है, इन्हीं तरंगों को क्या बोलते हैं, भूकंपीय तरंगे कहते हैं। और इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे आप क्या बोलते हो, सिस्मोग्राफ कहते हैं। यह उपकरण मात्र एक कंपन क्षण अथवा लोलक होता है जो भूकंप आने पर दोलन करने लगता है। और इसी के साथ क्या होता है, एक पेन जुड़ा होता है, यह पेन नीचे गति करने वाली कागज की पट्टी पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। और इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं, जैसा कि क्या हुआ आपके चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए कह रहे हैं कि सरल प्रकार का गोलक होता है लोलक के टाइप में, और ये आपको चार्ट पेपर में दिया हुआ है, यहाँ पे आपका पेन दिया हुआ है। अब जब भूकंप आता है तो क्या करता है, कंपन के साथ जो पेन जुड़ा होता है, नीचे गति करने वाली कागज के पेन जो पट्टी टाइप बनी होती है चार्ट, उसमें क्या करता है, तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। और भूकंप की तीव्रता का मापन किससे करते हैं, कि कितने रिएक्टर का आया। जैसे आपने न्यूज़ वगैरह में पढ़ा होगा या सुना होगा कि इतने रिएक्टर का आया, 4 रिएक्टर का, 5 रिएक्टर का, 2 रिएक्टर का, इस तरह से आप जानते हैं ना आया। अगर 7 रिएक्टर से अधिक का भूकंप आता है तो भूकंप बहुत ही विनाशकारी होता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन किस में करते हैं, रिएक्टर स्केल में। और भूकंप का मापन किसके द्वारा करते हैं, सिस्मोग्राफ के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया कि भूकंप में आता कैसे, पृथ्वी की जो प्लेटें हैं उनमें गतियों के कारण जो होता है। अब जो गतियाँ आपस में या तो क्या करती हैं, प्लेटें टकराती हैं, ये आपस में क्या होता है, रगड़ने लगती हैं। इसी कारण क्या होता है, पृथ्वी में गति उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपके एनसीईआरटी में देखा है कि दोनों प्लेटें क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं और इसमें एक दूसरे से रगड़ रही हैं, जिससे क्या होता है, कंपन प्रारंभ हो जाता है। कारण भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती हैं, जहाँ पे वहाँ भूकंप आने की संभावना कम होती है। और जहाँ पे क्या होता है, भूकंप के प्लेटें वैसी होती, गति ज़्यादा तीव्र होती है, कि मतलब प्लेट की गति तीव्र है, वहाँ पे क्या होता है, भूकंप आने की संभावना अधिक होती है।
जैसे आपने पढ़ाई की भुज वगैरह के क्षेत्र में, आपको पता होगा वहाँ भूकंप आने के ज़्यादा खतरे रहते हैं ना, इसीलिए वहाँ पे भवन किस प्रकार बनाए जाते हैं, भूकंप रोधी भवन का निर्माण किया जाता है। अब चलिए अगले हम प्राकृतिक घटना के बारे में पढ़ लेते हैं, भूस्खलन। भूस्खलन पृथ्वी का स्खलन होना, पृथ्वी के किसी भूभाग का स्खलन होना, यही घटना आपकी क्या होती है, भूस्खलन। जैसे कह रहा है पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के एक भाग का अपने स्थान से विस्थापित हो जाना, अलग हो जाना, क्या होता है, भूस्खलन। जैसे आप सब ने ये सब चीज़ें भी न्यूज़ में सुनी होगी कि वहाँ पे भूस्खलन हो गया, इस क्षेत्र में भूस्खलन हो गया। तो भूस्खलन में होता है क्या, पृथ्वी के एक भाग से क्या होता है, कोई भी पृथ्वी का भूभाग अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। जैसे ये आपको इमेज दिखाई गई भूस्खलन की, जैसे ये भाग था, यहाँ से अचानक क्या होगा, पूरा भूभाग विस्थापित हो गया, ढह गया या गिर गया, यही घटना आपकी क्या कहलाती है, भूस्खलन कहलाती है। अगली हम प्राकृतिक घटना पढ़ लेते हैं, बाढ़ के बारे में। जैसे गंगा यमुना के किनारे के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आप अधिकांश बाढ़ के बारे में सुनते रहते हैं, या अलग अलग नदियों के पास कई बार आपने बाढ़ के बारे में सुनते रहते हैं। तो बाढ़ होता क्या है, पृथ्वी का ऐसा भूभाग जहाँ पे क्या हो, सामान्यतः तो जल नहीं होता, लेकिन किसी कारणवश क्या होगा, उस भूभाग को क्या हो, जल द्वारा घेर लिया जाए, लेकिन अस्थायी रूप से, यही स्थिति आपकी क्या कहलाती है, बाढ़ कहलाती है। पृथ्वी का ऐसा भूभाग जहाँ सामान्यतः जल नहीं होता, लेकिन उस क्षेत्र को अस्थायी रूप से जल द्वारा घेर लेना ही क्या होता है, बाढ़ कहलाता है। जैसे आप देखते हैं कई बार क्या होता है, शहरों में पानी भर जाता है, इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है, आवागमन बाधित हो जाता है, बहुत सारे लोगों के मकान वगैरह गिर जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, बाढ़ की एक इमेज है, कितनी समस्याएं हो रही, लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है, या अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती है, और इससे बहुत सारी जन धन की हानि भी होती है। अब चलिए हम अगली घटना के बारे में पढ़ लेते हैं, सूखा। जैसे जिस तरह से बाढ़ में क्या होता है, आवश्यकता से अधिक जल हो जाता है, आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज़ की मात्रा क्या हो जाती है, आपको नुकसानदायक है। अब जिसी प्रकार सूखा में क्या होता है, आवश्यक मात्रा से भी कम जल हो जाना क्या होता है, सूखा। इससे भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कह रहे जब किसी क्षेत्र में पानी की मात्रा एक निश्चित सीमा से कम रह जाती है, अर्थात पृथ्वी की ऊपरी सतह पूर्णतः सूख जाती है, तो यही स्थिति आपकी क्या कहलाती है, सूखा कहलाती है। कह रहे जो एक क्षेत्र में निश्चित मात्रा होनी चाहिए उससे भी अगर कम जल रह जाता है तो स्थिति क्या कहलाती है, सूखा। जैसे आपकी एक इमेज है कि मान लीजिए देखिए राजस्थान वगैरह क्षेत्रों में क्या होता है, तो पानी की बहुत समस्याएं होती हैं, या कई बार किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाने पे क्या होता है, देखिए पानी के पीने वाले जल के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है। सिर्फ पीने वाले जल की समस्या नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे आपको पता है कि जल नहीं होगा तो कृषि नहीं होगी, कृषि नहीं होगा तो अनाज का उत्पादन नहीं होता, अनाज नहीं होता तो उनके लिए और सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि आप सबको पता है भारत गाँव का देश है। भारत की अधिकांश जनसंख्या अभी भी कृषि करती है। अब कृषि के लिए क्या होना, तो जल की उचित आवश्यकता होती है, इस कारण अलग अलग समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। ये सब क्या आपके प्रमुख प्राकृतिक घटनाएं हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में एक इमेज दी हुई, इसमें आपको प्रवाह से समझाया गया, एक चित्र बना के डायग्राम की जो परिघटनाएं होती हैं, जैसे आपके बादल निर्माण, वर्षा, तूफान, चक्रवात, तो किस तरह से घटनाएं होती हैं, इन सब के बारे में चलिए समझ लेते हैं। कह रहे पहले क्या होते हैं, मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात या चक्रवात का रूप धारण कर सकती हैं। इस तरह जैसे कह रहे दो क्षेत्रों के बीच में ताप का अंतर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वायु में समान धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे ताप का अंतर होता है तो क्या धाराएं उत्पन्न हुई, और गर्म वायु ऊपर उठ जाती है, जिससे न्यून दाब का क्षेत्र बना रहता है। जो आपके गर्म वायु दाब होता है वो क्या होता है, ऊपर उठने लगता है, जो गर्म आपकी वायु होती है, और बाकी जो निम्न दाब होता है, लो प्रेशर होता है, उसी क्षेत्र में बना रहता है। फिर ठंडी वायु दाब क्या होती है, न्यून क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। अब जो ठंडी वायु क्या करेगी, लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होने लगती है। जो गर्म वायु होती है वो तो ऊपर चली जाती है, और जो ठंडी बचती है वो क्या होती है, लो प्रेशर की ओर प्रवाहित हो जाती है। इसके पश्चात गर्म वायु ठंडी हो जाती है, और उसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर बादल बन जाते हैं। जो गर्म वाष्प ऊपर गई वो क्या होती है, धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर संघनित होती है, संघनित होने से क्या होता है, बादल का निर्माण हो जाता है। और बादल में बड़ी जो जल बूंद होती हैं भूमि पर वर्षा, होली या हिमपात के रूप में गिरती हैं। अब बादल तो बन गया, लेकिन कुछ बूंदें क्या होती है, काफ़ी बड़ी बन जाती हैं, तो क्या करती हैं, वर्षा,
ओले या हिमपात का रूप में गिरने लगती हैं। जैसे आप देखते होंगे कई बार क्या होता है, ओले गिरते हैं, हिमपात होते हैं, तो क्या होता है, जो वायु आपकी गर्म वाली गई थी वहाँ संघनित होकर बादल बन गया। बादल में जो बड़ी बूंदें होती हैं वो इस रूप में गिरती हैं। और वायुमंडल के ऊंचे स्तर पर पानी को नीचे गिराती बूंदें और ऊपर उठती वायु जो होती है परस्पर उच्च वेग से गति करती है, जिससे तड़ित झंझावत का निर्माण होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, बिजली का चमकना भी कहते हो। कहते हैं जब वायुमंडल के ऊंचे स्तर पर पानी के नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उठती वायु, कुछ बूंदें आपकी क्या होगी जो पहले चली गई ऊपर, तो क्या हो रही, बूंदों के रूप में नीचे आ रही, जैसे मान लीजिए ये ड्रॉप बूंदों के रूप में आ रही, और ये आपकी क्या हो रही, वायु जा रही है। तो दोनों का आवेश भी अलग होता है। तो इस तरह से क्या होता है, जब एक साथ जाती हैं, ये उधर से उच्च वेग से गति कर रही है, उधर से आ रही है, तो परस्पर क्या होता है, तड़ित झंझावत का निर्माण कर लेती हैं। और फिर कह रहे हैं कि मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावत क्या होते हैं, चक्रवात का रूप धारण कर सकती है, और कई बार क्या होता है, वो झंझावत जो होती है चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। इस तरह से आज आपका छोटा सा टॉपिक था प्राकृतिक घटनाएं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो टॉपिक है या पॉइंट है भूकंप से रिलेटेड। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको पूरा देख लीजिए, वीडियो को नोट्स बना लीजिए, और जो भी आप पढ़ रहे हैं इसका रेगुलर वे पर रिविजन करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप एग्जाम टाइम में बहुत अच्छे स्कोर करेंगे। अगर आप पढ़ते एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए और एक बार ऐसे रिवीजन कर लीजिए। इसीलिए मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में PDF फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, कि जैसे आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखते हैं कि जो आपको नहीं आते, एक बार आप PDF से पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें माइंड में बैठ जाती हैं। कई बार हमें लगता है हमें नहीं भी याद हुआ, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे तो आप आसानी से उसको कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठती रहती है। जैसे आपने तो CDP में पढ़ा ही होगा, हमारा चेतन मन होता है, अचेतन मन होता है, अर्धचेतन मन होता है। सारी चीज़ें क्या होती है हमारे माइंड में सेट होती रहती हैं, बस हमें उसको सही टाइम पे यूज करना होता है। इसलिए इन सब वीडियो को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रेगुलर वे पे रिविजन करते रहिए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए CDP की क्लासेस चल रही हैं, हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, प्राइमरी लेवल के लिए EVS थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, NCERT बेस्ड EVS पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस की क्लासेस तो चल ही रही हैं, जूनियर लेवल की SST की भी क्लासेस चल रही हैं। इन सारी क्लासेस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रेगुलर वे पर रिवीजन जरूर करते रहिए। और अब हमारे वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आप सबको पता है कि चैनल को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि सब तक मुफ्त गुणवत्ता युक्त शिक्षा पहुंचाई जा सके। इस सब में क्या होता है, आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जब वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपने सजेशन दीजिए, अपने फीडबैक दीजिए, जो क्या करते हैं हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं, जिससे मैं और मोटिवेट होकर वीडियो लाती हूँ और नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करती हूँ। और मैं अपने फेसबुक पेज में भी बहुत सारे क्वेश्चन डालती रहती हूँ, उसकी लिंक आपको चैनल में मिल जाएगी। इस तरह से आप फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए तथा वीडियो को सबके साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।